बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को देश में जिस प्रकार से मुसलमानों के वोटों की जो हालात बना दिया गया है, उनकी हालात जो बना दी गई है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या आप खुद हैं या आपके वो रहनुमा हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के वोटों का जो दोहरीकरण करते हैं और उसका खुद फायदा उठाते हैं, या फिर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको रास्ता भटका करके आपकी राजनीति को इस तरीके से तितर बितर कर दिया है कि अब वो इकट्ठा हो पाना मुश्किल है। बहुत ही पुरानी कहावत है और देखा भी जाता है। कहा जाता है कि सेब को छुरी पे रखिए या छुरी को सेब पे, हर हाल में सेब को ही कटना होता है। कुछ आजकल राजनीतिक दशा दिशा में इस देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, उनका भी आज हालत और देश की जो दशा है उस हिसाब से इनकी हालात इतनी पस्त हो चुकी है कि जो कुछ भी हो रहा है इनके सर पे मढ़ दिया जा रहा है और इसके ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है। चाहे वो इस गलती को करे या ना करे, लेकिन दोषी हर हाल में इनको साबित किया जा रहा है। यही चीज जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में देखा और अब हम लोग संभल में देख रहे हैं, वहां का क्या कुछ मामला है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर के और आम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात का आभास हो चुका है कि वहां की जो सरकार है एक तरफा कार्रवाई करने के लिए अब वो जानी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि जो वीडियो फुटेज वहां से जो आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, अब उससे कुछ छुपाना बेकार है। लेकिन यह हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि बिहार में भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सेकुलर पार्टियों का एक बड़ा मसीहा कहा जाता है, लेकिन वो लोग भी आज जिस तरीके से अपना बात और अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस देश का जो सबसे और दूसरी जो आबादी है मुसलमानों की, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि होनी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने हालात को बना रखा है, जिस तरीके से ये वोट बैंक बन करके किसी एक पार्टी के हाथों का ये खिलौना रह गए हैं, इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि ये इसी के हकदार भी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात चुभ भी रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन पहले आप इस बयान को सुनिए। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। समुदाय के नेता भाषण कर रहे हैं। बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी? बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट लोग वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक के देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं और काम करते रहें।
पिछले नीतीश कुमार जी और बिल्कुल इस बयान को सुनिए और इस बयान पे हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज और मेरा नाम कौसर अली हुआ। देखिए ये बयान किसी अरे गहरे नेता की नहीं है, बल्कि ये बयान है नीतीश कुमार के सबसे चहेते नेता ललन सिंह का। ललन सिंह जो कि चुनाव भी लड़े और जीत भी गए, लेकिन उनका यह पहला बयान नहीं है जो इस तरह से वोट नहीं देता है, अल्पसंख्यक वोट नहीं देता है। और जो लोग इस बात को कहते हैं यानी कि हम लोग उस मुगालते में नहीं रहते हैं, देखिए इनका पहले इस बात को सुनिए, इनकी भाषा को सुनिए। ऐसा ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि इनको मुसलमानों से बिल्कुल एलर्जी है। हालांकि इनके कई पार्टी इस बात को नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये खुलेआम बोलने के लिए जो है कि माहिर हैं। इससे पहले भी जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल चल रहा था, उस वक्त जो है कि सदन में बहस हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने कई तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था कि ये जेडीयू नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता। उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, खुलेआम उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है यानी कि अल्पसंख्यक जो है कि जेडीयू को वोट नहीं देते हैं और हम लोग इस मुगालते में नहीं रहते हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम ये ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबका काम करते हैं और सबके लिए वो योजनाएं बनाते हैं। ये इस तरह से कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये मुसलमानों के ऊपर एहसान कर रहे हैं और इन्हीं के एहसान के तले यहां का मुसलमान चलता है। बिल्कुल ललन सिंह इसी तरह से ये बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका एक बड़ा एहसान है जिस एहसान के तले बिहार का मुसलमान चलता है, जबकि ये नीतीश कुमार इस तरह की बातें उन्होंने कभी नहीं कहा है और ना कभी वो कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनके प्रवक्ता है और उन्होंने इनके कान में कह दिया और ये आकर के भरे मंच पे इस बात को कह रहे हैं। सवाल यह बनता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार, हो सकता है कि ज्यादातर मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको मुसलमानों का वोट मिलता ही नहीं है जिस तरह से ये बात कह रहे हैं। हालांकि इसको कहने से पहले इनको ये बात सोच लेना चाहिए कि इन्हीं के पार्टी में कई एमएलसी भी हैं और कई जो है कि मंत्री भी हैं, एमएलसी हैं और एक मंत्री भी हैं, जिनके बारे में कम से कम इनको सोच लेना चाहिए कि भैया अगर वोट नहीं मिला होता तो ना ये एमएलसी बनाते और ना ही मंत्री बनाते। लेकिन चलिए, मुंह है, जबान है, जो भी कुछ कहना है कह लीजिए, क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट मिल चुका है इस देश में मुसलमान। और इसके ऊपर जो राजनीति की जा रही है, भाजपा तो करती ही है, लेकिन अब उन सेकुलर पार्टियों का भी पर निकलने लगा है, जो लोग कहीं ना कहीं इसका वोट तो ले लेते हैं लेकिन बाद में इसको क्या कुछ देते हैं, ये सारी चीजें देख करके आपको समझ में आ रही है। चलिए, ये तो बात ललन सिंह की हुई। दूसरी बात हम कर रहे हैं, अभी नया नवेली जो पार्टी बनी है जनसुराज, उसके सुप्रीमो है, और खास करके जिस तरीके से जनसुराज का जो उन्होंने संरचना रचा था, जिसको कहा जा रहा है जनसुराज यानी कि जो बदलने के लिए निकला है बिहार को बदलाव करने के लिए निकले हुए हैं प्रशांत किशोर, उनका भाषा जरा सुन लीजिए। हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं, वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है, उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हार। ये उनकी भाषा है, यानी कि प्रशांत किशोर जो कल तक मुसलमानों को ये नसीहत दे रहे थे, और वो भी इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, यानी कि वो एक ऐसे कुरान के आयत के हवाला दे रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। और ये उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने हक और हुकूक के लिए ना तो कभी इनके पास गए होंगे और न इनसे कभी आर्गुमेंट किए होंगे। लेकिन आज वो ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट जो है कि जनसुराज को नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड को गया है।
अब आप सोच लीजिए, इनके दो दो कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लगभग देखा जाए तो किसी को 16,000 तो किसी को 32,000 के आसपास वोट आया हुआ है। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि आपके कौन से एक्सरे ने ये बता दिया कि जो इमामगंज में या फिर जो बेलागंज में मुसलमान जो लड़ रहे थे या जो पार्टी आपकी लड़ रही थी, वहां पे इतने वोट मिले हुए, क्या इसमें मुसलमानों का वोट नहीं है? अब ये जन सुराज की बात है। हालांकि जन सुराज कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमानों ने वोट दिया है और जनता दल यूनाइटेड के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको वोट ही नहीं दिया है। अब सवाल ये बनता है कि फिर ये वोट गया कहां? हालांकि जीता कैंडिडेट जेडीयू का है और बहुत ज्यादा मार्जिन जो है कि मिला हुआ है कम से कम जनसुराज के इस प्रत्याशियों को, तो फिर वोट कहां गया? ये बात सही है कि मुसलमान एक मुश्त आकर के वोट एक खास पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को देते जरूर हैं, लेकिन इतने भी अंधे नहीं होते हैं कि कम से कम वो कांग्रेस को, जेडीयू को और पार्टियों को छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिलता है। हालांकि कई इस विश्लेषण भी इस बात को कहते हैं कि वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं कहीं वोट दे देता है, जबकि ऐसा नहीं है कि भाजपा को वोट लोग नहीं देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा अगर इस तरह की बातें कह रहा है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं या तो मुसलमानों को उलाहना दे रहा है या फिर मुसलमानों का वह तिरस्कार कर रहा है या फिर उसको मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए या फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर वो तनकीद कस रहा है, यानी कि उसके ऊपर तंज कस करके उनको नीचा दिखाना चाहता है। सवाल एक बड़ा आज मुसलमानों से भी है कि जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, जो मुसलमानों के वोट का ठेकेदार बनते हैं, उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि आज जिस तरीके से मुसलमानों के हालात हो चुकी है, ना वो घर के रह रहे हैं ना वो घाट के रह रहे हैं। एक मुश्त वोट देने का आपका अधिकार तो है, लेकिन जिस प्रकार से आप एक आंख बंद करके किसी एक खास पार्टी को दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आप किसी और को भी दे देते हैं, गला भी कटा देंगे, तब भी कोई मानने वाला नहीं है, जैसा कि इन दोनों की बातों से अंदाजा लग रहा है। अब आप सोच लीजिए कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं मुसलमानों के लिए, बड़े बड़े तकरीरें होती रहती हैं, लेकिन उन तकरीरों का क्या फायदा है कि आपके अंदर सियासी सलाहियत ही नहीं आ रही है। कल भी पटना के एसकेएम मेमोरियल में जो बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें बड़े बड़े मौलाना आए हुए थे, लेकिन उन मौलानाओं ने जिस तरीके से अपने पूरे समाज को और खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन लोगों को एक करने की तो बात कहा, लेकिन इनको इस तरीके से राजनीतिक तौर पे आगे क्या कुछ करना चाहिए, इसका ना तो इनको होमवर्क मिला है और ना ही इसके बारे में बताया गया है कि आगे मुसलमानों को क्या कुछ करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो भीड़ चाल की तरह इस पूरे समाज को जो है कि एक तरफ कर दिया गया है। ना तो इनके वोट का कोई अधिकार माना जा रहा है और ना ही इनके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसका कोई जो है कि दो चार यानी कि उसके बारे में कोई लेने वाला है। अब सवाल उठता है कि बिहार में अगर इतने बड़े मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद भी उनके वोटों का इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनके वोट को अछूत बना दिया गया है। अब सवाल है जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता की, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जन सुराज जो कि नई नवेली पार्टी है, अभी उसने एक छोटा सा सिर्फ टेस्ट किया है खास करके उपचुनाव में। अब आने वाले जो समय है यानी कि 2025 का, उसमें बड़ा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें भी ये दोनों पार्टी इस तरह की बात करेंगी? तो सवाल है कि अगर इस तरह की बातें ये पार्टियां कर रही हैं और जिसको पार्टी वोट देती है वो भी इनके हक हुकूक के बारे में नहीं बात कर पा रहा है, तो मुसलमान समाज अब क्या सोचेगा और क्या कुछ करने वाला है? इसके लिए गहन विचार आपको करना होगा कि आपके वोटों को जिस तरीके से एकदम एक अछूत बना दिया गया है, कोई ले रहा है लेकिन उसके बारे में बता नहीं रहा है, आपके बारे में ना तो कोई मुस्तकबिल तय करने की बात की जा रही है और ना ही आपके वोटों का उस तरह का वैल्यू मिल रहा है। आपको खुद सोचना होगा कि आखिर इस तरह करके आपको क्या साबित किया जा रहा है। सवाल बहुत गहरा है और बहुत गंभीर भी है, एक बार इस पर जरूर सोचिएगा। और खास करके जिस तरीके से इन लोगों का भाषा निकल रहा है, हो सकता है कि कल अगर राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग इस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर ले तो फिर आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए और गंभीरता से सोचिए कि आखिर इस देश में जिस प्रकार से मुसलमानों के वोटों की जो हालात बना दिया गया है, उनकी हालात जो बना दी गई है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या आप खुद हैं या आपके वो रहनुमा हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों के वोटों का जो दोहरीकरण करते हैं और उसका खुद फायदा उठाते हैं, या फिर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको रास्ता भटका करके आपकी राजनीति को इस तरीके से तितर बितर कर दिया है कि अब वो इकट्ठा हो पाना मुश्किल हो रहा है? सोचिएगा जरूर जरा, और उसके बाद ये आपको खास करके ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।